हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है वह है इतिहास। कुछ विशेष परीक्षाओं को छोड़ दिया जाए, जैसे और टेक्निकल क्षेत्र की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती उनको छोड़ दिया जाए, तो बाकी भारत में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इतिहास से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। इस तरह से यह जो सब्जेक्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। आज हम लोग का इसका पहला सेशन होगा, पहला वीडियो होगा। तो हम लोग आज भारत के इतिहास को जानेंगे कि भारत का इतिहास क्या रहा है। हम लोग इसको बेसिक स्तर से जानने समझने का प्रयास करेंगे। भारत का इतिहास पहले हम लोग देखते हैं कि भारत का इतिहास क्या रहा है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश अर्थात यहाँ के निवासियों को भारतीय अथवा भारत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन काबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू यानी इसका मतलब जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना हुआ है। यूनानी भाषा के इंडे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इस तरह से भारत का जो प्राचीन भारत का जो इतिहास का अध्ययन है वह प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास नाम से जाना जाता है। एक नोट हम लोग देखेंगे यहाँ पर। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं। वह कौन से प्रकार हैं देखते हैं हम लोग। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, पैलियो मेडिटेरियन और काकेशियाड, निग्रोयाड और मंगोलियाड। इन नस्ल के लोगों के मिश्रण से भारत की जनसंख्या का मुख्य रूप से निर्माण हुआ है। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जो है वह जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है और इनका जो समय था 1638 से लेकर 1707 एडी को जाता है। इस तरह से भारतीय इतिहास के 3 भाग होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास क्या है, इसके स्रोत क्या हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत जो हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे, यह कहाँ से प्राप्त हुई है। तो इसके विषय में जो जानकारी मिलती है यह मुख्य 4 स्रोतों से मिलती है। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में हम लोग जानेंगे। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। तो संहिता किसे कहा जाता है? तो जो 4 वेद हैं इनको संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद क्या है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इनमें 10 मंडल, 1028 सूक्त,
यह जो 1028 सूक्त हैं वह वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों को लेकर हैं और इसमें जो ऋचाएँ हैं वह 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को ऋषि मतलब जो ऋषि पढ़ते हैं उनको होत्रु कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख होता है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उनको खिल कहा जाता है। चतुष्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं और जंघाओं के चरणों से उत्पन्न हुए माने जाते हैं। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। इसके बाद आते हम लोग यजुर्वेद पे। यजुर्वेद में क्या है? सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धवर्ग। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में वर्णित है। तो कभी भी किसी परीक्षा के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि यज्ञ और विधि विधानों का वर्णन किस वेद में है या गद्य और पद्य दोनों में कौन सा वेद है, तो यजुर्वेद में है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सामवेद क्या है। सामवेद का हम लोग परिभाषा देखते हैं कि साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है बार बार कि भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है, तो सामवेद है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। हम लोग देखते हैं अथर्ववेद क्या है। अथर्ववेद अर्थवा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुल कुछ मंत्र जो हैं ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। औषधि का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। तो महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाता है कि औषधियों का जो उल्लेख है किस वेद में आता है, तो अथर्ववेद में आता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी जो पक्ष हैं, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गाहन यानी खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 भागों में या 2 शाखाओं में बांटा गया है।
तो यहाँ पे यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि यजुर्वेद को कौन कौन सी शाखाओं में बांटा गया है। तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। माध्य दिन और काण्व शुक्ल यजुर्वेद तथा वाजसनेय संहिता के को मतलब यह जो शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं जो हैं वह हैं काठक, करिष्ठल, मैत्राणी और तैतरी। कौथुम रामायणीय और जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद का एवं सबसे बाद का जो वेद है वह अथर्ववेद है। यानी कि एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है, और सबसे बाद का जो वेद है कौन सा है, अथर्ववेद है। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसे सारणी में दिया गया है। जैसे हम लोग देखते हैं कि सारणी है वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो है ऐत्रेय तथा कौशितकी है। यजुर्वेद में इसका जो ब्राह्मणी ग्रंथ है तैतरीय व शतपथ है, और सामवेद का जो ब्राह्मणी ग्रंथ है पंचविश है, और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह गोपथ है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पुत्र जो पूर्व की घटनाएं हैं इनका ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राजाभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूल उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई जो स्थिति है मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति को माना जाता है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्राप्त करता है, यानी कि जानकारी प्रदान करता है। वेदांग एवं सूत्र क्या है? वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये है शिक्षा, यानी कि शिक्षा में शुद्ध उच्चारण शास्त्र को लिया गया है। कल्प, इसमें कर्म कांडीय विधि को लिया गया है। निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति का जो शास्त्र है यह निरुक्त है। और उसके बाद है व्याकरण, छंद व ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। श्रौत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधानों, कर्म कांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। अब हम लोग देखते हैं पुराण के बारे में जानेंगे। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। यानी कि जो पुराणों की संख्या है 18 है, इनमें केवल 5 ही पुराणों के बारे में, जैसे मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण एवं भागवत पुराण ही में राजाओं की वंशावली के बारे में बताया गया है।
विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण जो है आंध्र सातवाहन वंश से, और वायु पुराण है गुप्त वंश से संबंधित है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण माना जाता है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है। अब देखते हैं जो प्राचीन भारत का इतिहास का जो स्रोत है। अगला स्रोत क्या है? बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य हैं। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य यानी कि कौटिल्य, जिनका नाम विष्णुगुप्त भी है। यह अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। यह अनुवादक शाम शास्त्री के अनुवाद के आधार पर इसको दिया गया है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास जो था वो कल्हड़ के द्वारा किया गया था। कल्हड़ द्वारा रचित जो पुस्तक है राजतरंगिणी है। इसमें राजाओं की नदी के बारे में वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। राजतरंगिणी में प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के राजाओं का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा, इसके लेखक अली अहमद में लिखा गया है। और चचनामा जो है एक वृत्तांत है, जो अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत सुरक्षित है चचनामा में, और इसके लेखक जो हैं वो कौन है? अली अहमद हैं। उसके बाद अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इसके लेखक पाणिनि हैं। इसे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीति अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। अब हम लोग देखते हैं कि विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जो मुख्य जानकारी है इसके बारे में देखेंगे। यूनानी रोमन लेखक टेरियस, यह इराक का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। उसके बाद आते हैं हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत, फारस, ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। उसके बाद है सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरयाकस, अनेस्क्रिटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय हैं। उसके बाद मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा हुआ है। इसके बाद डाइमेकस, यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। उसके बाद डायोनिसियस, यह मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया हुआ था। उसके बाद आता है टालमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा हुआ है। उसके बाद है पिल्लनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रंस सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी हुई है। उसके बाद है चीनी लेखक थेफायान।
चीनी लेखक फायान जो थे यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए हुए थे। इसमें अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। उसके बाद है संयुगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। उसके बाद से वेनसांग आते हैं। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम यह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत जो है CU की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसमें हर्षकालीन समाज, धर्म एवं राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इसके बाद इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया हुआ है। उसके बाद है जो स्रोत है अरबी लेखकों का स्रोत हम लोग देखते हैं। तो इसमें पहला जो स्रोत है अल-बरूनी, उन्होंने क्या लिखा है? अल-बरूनी यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी जो था ख्वारिज्म या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई इसकी कृति जो है किताब उल हिंद या तहकीक हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित किया है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। दूसरे नंबर पर आते हैं इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया इसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर उसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं अन्य लेखकों के बारे में। अन्य लेखकों ने क्या भारत के प्राचीनता के बारे में सबूत दिया है, हम लोग देखते हैं। पहले नंबर पे आते हैं तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली क्या जानकारी है। तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख भोगाज कोई यानी एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य जिसका अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं। तो इन लोगों का जो चरित्र है मिलता है। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर विदिशा यानी कि गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख जो है सौहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का अभिलेख मिलता है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुड़ आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है।
सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरड़ अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास इसके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। कश्मीरी नौ भाषाणिक पुरातत्व वुर्ज होम से गर्तवास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थीं। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्कों का मतलब प्राचीनतम जो सिक्के थे उनको आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में कासारसण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनका जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और जो बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस होगा। हम लोग देखते हैं कि महत्वपूर्ण अभिलेख जो थे वो कौन कौन से हैं और कहाँ से प्राप्त हुए हैं, किस शासक के काल में प्राप्त हुए हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वह तिथि रहित है, मतलब इसमें कोई तिथि नहीं है, डेट नहीं है। यह कलिंग राज खारवेल से प्राप्त हुआ है, यानी कि कलिंग राज खारवेल के शासक से। जूनागढ़ यानी कि गिरनार अभिलेख रुद्रदामन शासक नाम से मतलब रुद्रदामन शासक के काल की यह लेख है। नासिक अभिलेख यह गौतमी वल्सरी शासक के समय का है। और प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के शासन काल का है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड के शासन काल का है। और मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के शासन काल का है। ग्वालियर अभिलेख जो है प्रतिहार नरेश भोज के शासन काल का है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख जो है स्कंद गुप्त शासन काल का है। देवपाड़ा अभिलेख जो है बंगाल शासन जो शासक थे विजय सेन, इनके काल का है। अभिलेखों का जो अध्ययन है इपिग्राफी कहलाता है, यानी कि एक क्वेश्चन आता है कि अभिलेखों का जो अध्ययन है यह किसके अंतर्गत आता है, तो यह इपिग्राफी के अंतर्गत आता है। और समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है, यानी कि जो समुद्रगुप्त थे वह संगीत प्रेमी थे, तो उनकी मुद्रा पे, उनके सिक्के पे उनकी वीणा बजाती हुई मुद्रा सिक्के पे प्रमाण है उसका। अरिकमेडु यह पुडुचेरी के निकट के से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत से संबंध जो थे, भारत के संबंध बर्मा, स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार नाम से जाना जाता है। मलाया इसको स्वर्णद्वीप नाम से जाना जाता था। कंबोडिया कंबोज नाम से, और जावा को यवद्वीप नाम से ये स्थापित हुए थे, यानी कि संबंध स्थापित थे भारत के। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली है। दक्षिण भारत के मंदिरों की जो कला शैली है द्रविड़ शैली, यानी कि उत्तर की जो कला शैली है नागर है और दक्षिण भारत के मंदिरों की जो शैली है द्रविड़ शैली है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों का प्रभाव पड़ा है तथा यह वेसर शैली कहलाता है, यानी कि जब दक्षिणापथ के मंदिरों का निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का मिक्स है तो उसे वेसर शैली कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है, यानी कि पंचायतन शब्द जो है मंदिर रचना शैली से संबंधित है, यानी कि पंचायतन जो है मंदिर रचना शैली है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर का, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो का, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश का और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र का। तो आज हम लोगों ने भारतीय इतिहास के प्राचीन स्रोत के बारे में जाना है और यह स्रोत कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और क्वेश्चन वाले सेशन में ज़रूर आप लोग जुड़िए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो आपको प्रोवाइड कराती जाती रहेंगी। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।